हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश फिर से आ गया हूँ आपके बीच कुछ टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी आपका बहुत गजब का डिस्कशन होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं आज के सीधे टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले वीडियोस में ओम्स लॉ पढ़ रहे थे। वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, उसमें हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि क्या ओम्स लॉ में लिमिटेशन क्या है, क्योंकि हर चीज में लिमिटेशन होती है। तो आज हेडिंग डाल लेते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, क्योंकि भैया लिमिटेशन हर चीज में है तो इसमें भी है। तो इसीलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग नॉन ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस, या तो आपसे वो नॉन ओमिक डिवाइसेस पूछ लेगा व्हाट इज नॉन ओमिक डिवाइसेस, या आपसे पूछ लेगा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बहुत आसान है भाई, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो हो जाएंगी ओमिक डिवाइसेस, जो नहीं फॉलो करती वो हो जाएंगी नॉन ओमिक डिवाइसेस। जब नहीं फॉलो करती हैं वही हो जाएगा आपका लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। मतलब जैसे ही टेम्परेचर वेरी कराओगे, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक तो भैया सब कुछ सही चल रहा है। और जैसे ही टेम्परेचर आपका वेरी करेगा, देखो भैया अगर हम ग्राफ बनाएं V और I में, तो ग्राफ आपका भैया ऐसे आता था। ये कब था? जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये हमने ओम्स लॉ में देखा था, ठीक है। अगर ये सब कुछ ना हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही ना हो, तो अब जो ग्राफ मिलेगा आपको वो एक लीनियर नहीं होगा, उसका शेप कुछ और ही होगा। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल दे दें, जैसे अगर एग्जाम्पल दे दें, जैसे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। अब जरा इनके बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो देखिए लीनियर नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बाकी शेप कुछ भी हो सकता है। या तो आपको जैसे V और ये I है, ये ग्राफ आपको जैसे अगर इस डॉट डॉट लाइन पे मिलता तब तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, लेकिन क्या होगा अब आपको ऐसे कर्व्ड मिलने लगेगा। या कहीं कहीं आपने ग्राफ ऐसे भी देखा होगा, ये V है, ये I है, ऐसे ऐसे देखे होंगे आपने, ठीक है। और कभी कभी आप ग्राफ ये कुछ ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे आपको, ऐसे डिफरेंट तरीके ग्राफ आपको VI में मिल जाएंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए। मतलब अब यहां पर V और I के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ना होकर के कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचर ऑफ ग्राफ हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं भैया नॉन ओमिक डिवाइसेस या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। कुछ ज्यादा खास नहीं था उसमें, तो छोटा सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कलर कोडिंग पे चलते हैं। हम लोग चलते हैं कलर कोडिंग पे। कलर कोडिंग होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है कि जैसे कोई भी रेजिस्टेंस खरीदने जाओ कार्बन का, तो उस पर 4-5 कलर की पट्टी बनी होती है। अब हमको उस पट्टियों के कलर के बेसिस पर हमको ये पता करना होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसके लिए आपको टेबल याद करनी है, ठीक है। बहुत आसान टेबल है, देखते क्या है वो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं।
उस पर वो वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग कलर ही बना रहे हैं, इसे देखने में अच्छा लगता है और पता करने वालों को पता भी हो जाता है इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कलर कोडिंग, मतलब वैल्यू ना लिख करके उस रेजिस्टेंस रजिस्टर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ना लिख करके बस कलर के फॉर्म में उसको कलर भी कर दिया जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और समझने वाला समझ भी जाता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, देखो एक टेबल इसमें बनानी है। कौन से? सबसे पहले यहां पर कौन कौन से कलर होंगे, ठीक है, उसका सिंबल इसी में यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर, उसके बाद फिर नंबर, उसके बाद मल्टीप्लायर, ठीक है, उसके बाद है टॉलरेंस, नहीं यहां पर, हाँ ठीक है, टॉलरेंस। ठीक है, ये आपके 3 आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब देखो जरा यहां पर कलर को कैसे याद करते हैं, देखो बी रॉय, BBROY, VG, नहीं सॉरी एक छूट गया, BB रॉय, GB ग्रेट ब्रिटेन, VG वेरी गुड एंड वाइफ। तो आपको ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, वैसे आपके पास जो तरीका हो भैया वो आप याद कर सकते हो, इनका कोई फिक्स नहीं, जैसा आप याद करना चाहो याद कर सकते हो। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, ये 3 और आपको याद रखने हैं, बस बाकी हो जाएगा काम। ठीक है, देखो उसके बाद इनका कलर क्या क्या है, ये है भैया ब्लैक, ये है आपका ब्राउन, ये है आपका रेड, ये है आपका ऑरेंज, ये आपका येलो, अब ये हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा वॉयलेट, ये हो जाएगा आपका ग्रीन ग्रे, ये हो जाएगा ग्रे, ये हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, ये इनके कुछ नंबर, ये मतलब नाम हो गए, नाम के शॉर्ट फॉर्म ये हो गए। अब इनको नंबर दिया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, तो ये नंबर इनको हो गए। अब मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर्स में रहता है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ठीक है, और उसके बाद अभी ये 2 और हैं यहाँ पर, इन पे नंबर नहीं आगे हैं लेकिन मल्टीप्लायर में आगे चले जाएंगे। ये गोल्ड में आ जाएगा 10 की पावर -1, सिल्वर में आ जाएगा 10 की पावर -2, नो कलर में तो कोई कलर ही नहीं, तो क्या देंगे। देखो टॉलरेंस को थोड़ा और नीचे बढ़ा देते हैं, यहां पर इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं। अब टॉलरेंस में किसी के नीचे कुछ नहीं लिखना है, किसी के आगे सिर्फ गोल्ड क्या लिख देना है 5%, सिल्वर के आगे लिख देना है 10% और नो कलर के आगे लिख देना है 20%। बस ये हमारी टेबल कंप्लीट हो। तो याद करने का तरीका क्या है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 9 तक आना है नंबर में। मल्टीप्लायर वाले में 9 तक 10 की पावर चढ़ा देना है,
और 10⁻⁻1 10⁻⁻2 लिख देना है। टॉलरेंस वाले में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ गोल्ड के आगे 5%, सिल्वर के आगे 10% और नो कलर के आगे 20%। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। जो भी भैया आपको कार्बन का रजिस्टर दिया होगा उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 स्ट्रिप होंगे और मिनिमम 3 होंगे। मैक्सिमम 4, मिनिमम 3। तो यहां पर जो पहली स्ट्रिप है, रोज लिख देते हैं यहां पर, रोज जो फर्स्ट स्ट्रिप क्या शो करती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ कार्बन रजिस्टर। यहां लिख देंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिप जो होगी ये रिप्रेजेंट करती है सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, उस कार्बन रजिस्टर की सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। जो तीसरी स्ट्रिप होगी, थर्ड स्ट्रिप, ये रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लायर। ये रिप्रेजेंट करती है भैया मल्टीप्लायर को। और जो चौथी स्ट्रिप है ये रिप्रेजेंट करती है परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब देखो जरा, देखिए मैंने कहा ना मैक्सिमम 4 हो सकती है, मिनिमम 3 हो सकती है। अब मिनिमम 3 में चौथी वाली ही होती है, कभी नहीं होती है। अगर चौथी नहीं है तो यहां नोट करके लिख देंगे, नोट इफ फोर्थ स्ट्रिप इज एब्सेंट देन वी टेक ±20% टॉलरेंस। ठीक है, ये भैया ध्यान रखना है कि जब चौथी स्ट्रिप एब्सेंट होगी तो आपको वहां पर ±20% टॉलरेंस अपने मन से लेना है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया कि जो पहली स्ट्रिप होगी वो पहले सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा दूसरे को, तीसरा मल्टीप्लायर को, चौथा आपका एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये एक मैंने कार्बन रजिस्टर बना दिया। ठीक है, एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, 3 बनाई हुई। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि ये जो भैया स्ट्रिप हैं, ये स्ट्रिप ये आपकी है ब्लैक, फिर है रेड, फिर है वाइट। ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा आपको, कहेगा कार्बन रजिस्टर है जिसपे मान लो 3 स्ट्रिप बनी है, एक ब्लैक की है, एक रेड की है, एक येलो की है। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ। देखो, पहली स्ट्रिप फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, पहली स्ट्रिप ये, तो ब्लैक के आगे पहला है क्या है, 0। ठीक है, तो हो जाएगा 0। दूसरी स्ट्रिप, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, तो दूसरी कौन सी है, रेड है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2, तो हो जाएगा 2। वाई है थर्ड स्ट्रिप मल्टीप्लायर, तो ये इनटू लगाओ यहां पर, और मल्टीप्लायर वाई के आगे कितना है, 10⁴, तो हो जाएगा 10⁴ प्लस माइनस, चौथी स्ट्रिप प्लस माइनस के बाद लिखी जाती है। अब देखो चौथी स्ट्रिप तो है नहीं, इफ फोर्थ स्ट्रिप इज एब्सेंट तो यहां पे क्या लिख देंगे, 20%। ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन भैया ये दिखता बहुत आसान है, लेकिन सपोज करो अगर टेबल ना याद हो तो, अगर टेबल नहीं याद है तब कुछ नहीं भैया, टेबल याद है तो कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, हो जाएगा बहुत आसान से। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा छोटा सा कलर कोडिंग हो गया। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे आसान, सबसे आसान भैया, क्यों, क्योंकि वो आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो। जी हाँ, रेजिस्टेंस को, जो रजिस्टर आपके पास दिए हुए हैं उनको सीरीज और पैरेलल में ऐड करना, छोटा सा टॉपिक है, ले लेते हैं। तो यहां पर लिख देंगे, हेडिंग डाल देते हैं,
combination of रेसिस्टर, ठीक है। दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कौन सा, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो सबसे पहले भैया क्या लिख दें हेडिंग हम, इन सीरीज। इन सीरीज, और यहीं पर हम एक ही सामने आप कैसे रखेंगे, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, इन पैरेलल, ठीक है। बहुत आसान है। देखो यहां पर मैंने ले लिया एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, ठीक है। यह है आपका R1, R2, R3, ठीक है। इनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया। पहले की अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 का है, दूसरे के में V2 का है, और तीसरे में V3 का है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है। अब मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगा नोट करके, करंट remains same across each resistor in series case। ये आपको ध्यान देना है। ये लाइन कभी कभी होती क्या है, इसी लाइन के बेसिस पर ही हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो वहां पर करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन्स सेम, करंट सेम रहती है। जरा इसकी बात कर लेते हैं, पैरेलल में इसको लगा लेते हैं, एक रेजिस्टर, एक रेजिस्टर, एक रेजिस्टर, तीन मैंने ले लिए, और इसको भी मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो करंट होगी वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये I1, ये I2, ये I3, इसका R1, ये R2, ये R3। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V होगा, जितना इस सोर्स का, इस सोर्स का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। तो नोट यहाँ पे क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम across each resistor, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि हर एक रेजिस्टर के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल में सेम रहता है। करंट में क्या सेम रहता है, करंट, इसमें करंट सेम रहती है, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। बस आगे डेरिवेशन कर लेते हैं छोटा सा। अब देखो जरा, यहां का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ये करंट तीन पार्ट में टूट गई है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बराबर इसलिए चल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए क्या क्या करना है। अब देखो जरा, इसमें फ्लो हो रही है करंट I, तो V इक्वल टू क्या लिख दें, I इंटू R, और S लिख दें यहां पर, क्योंकि सीरीज में हमको निकालना है कॉम्बिनेशन। तो यहां क्या हो जाएगा, I R1, I R2, I R3, ठीक है। यहां पर क्योंकि हमको पता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय R, तो हो जाएगा V अपन R, यहाँ P लिख दे मतलब पैरेलल केस, तो हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। यहाँ पे I कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर V कॉमन हो जाएगा,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, ये आपको पहले से पता थे, हमको पता है। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर सीरीज में रेजिस्टर लगे हुए हैं तो वहां पर आपको उन तीनों रेजिस्टर के जो रेजिस्टेंस हैं क्या कर देना है, इनको तीनों को सिंपल ऐड कर देना है। और अगर पैरेलल में लगे तो 1 करके उनको ऐड कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो पैरेलल वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने में गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए, जब आप इनको ऐसे सॉल्व करते हो 1/R करके, तो जो आंसर आता है वो 1/R का आता है। ध्यान दीजिएगा, जो आंसर आता है वो 1/R का आता है, और इसी को लोग R लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा सावधानी रहना है, रखना है, और बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कि रेजिस्टर को कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में कैसे करते हैं। सीरीज में करंट सेम रहती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ चलते हैं। ये तो आपको पता था, तो इसमें कोई ज्यादा मैंने खास नया नहीं बताया। अब हम लोग चलते हैं अपने बढ़िया वाले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सेल को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसमें यूज होने वाले टर्मिनल्स को पढ़ेंगे। तो यहां पर मोस्टली हम लोग दो टाइप के सेल यूज करते हैं। कौन कौन सी? एक आपका प्राइमरी सेल यूज करते हैं, एक आपका सेकेंडरी सेल यूज करते हैं। दोनों में ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, वही समझ लेते हैं। जो भैया प्राइमरी सेल होती है, जो प्राइमरी सेल होती है उसमें ये अगर एक बार डिस्चार्ज हो गई तो उनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कैन नॉट चार्ज आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, यहां पर जो सेकेंडरी सेल होती हैं ये कैन बी चार्ज्ड आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, ये सेल जो होती हैं ये चार्ज की जा सकती हैं, ये चार्ज नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन हमको मिलती है प्राइमरी सेल में भाई, केमिकल से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें कौन होती है भैया? रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो मिल जाती है, लेकिन दोबारा से इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज नहीं होती। और ये रिएक्शन कैसे होती है भैया आपकी? ये आपकी रिवर्सिबल होती है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेल में इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, सेकेंडरी सेल में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगला पॉइंट है जो प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी ये होता क्या है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है वेरी हाई होता है। प्राइमरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, इनका हाई होता है, इनका आपका लो होता है। उसकी वजह से इसमें जो करंट हमको मिलती है, ऑब्टेन्ड करंट इज वेरी लो। ठीक है, ऑब्टेन्ड करंट इज वेरी लो। इसमें
जब भाई इंटरनल रेजिस्टेंस इसका लो है तो करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड जो करंट होती है, ऑब्टेन्ड जो करंट होती है वो आपकी हाई होती है। ठीक है, दोनों में अंतर बताते चल रहे हैं, जिससे क्या होता है थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, जो प्राइमरी सेल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका स्मॉल होता है, यानी कि यूजेबल टाइम, इसको ऐसे लिख दें, स्मॉल टाइम फॉर यूज, स्मॉल टाइम होता है, मतलब इनको हम कम समय के लिए यूज कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज की जाती हैं, यानी कि जो सेकेंडरी सेल है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज की जाती हैं, और जो प्राइमरी सेल होती है वो स्मॉल टाइम के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल दे लेते हैं। इनके एग्जाम्पल से लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल। ठीक है, जो हम लोग लैब में हम लोग यूज करते हैं। और इसमें जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वो आपके एसिडिक सेल, एल्कलाइन सेल। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो यहां पर आपने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का हमने स्टेप बाय स्टेप दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हमने आपको बता दिया कि इसको हम चार्ज नहीं कर सकते दोबारा। जैसे आप जो हम लोग घड़ी में सेल डालते हैं, घड़ी में जो सेल डालते हैं वो क्या होती है, प्राइमरी सेल होती है। एक बार डिस्चार्ज हो गई तो उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्जेबल सेल अलग होती है। और घरों में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, बड़े बड़े बैटरी यूज करते हैं, ये सेकेंडरी सेल होती है। ठीक है, आप समझ गए होगे अंतर, बाकी सब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर भैया क्या हो गया कि ये इरिवर्सिबल है, एक बार कन्वर्ट हो गए दोबारा हम इसको रिकन्वर्ट नहीं कर सकते। इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई, ऑब्टेन्ड करंट इज वेरी लो, स्मॉल टाइम के लिए यूज की जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। आप कहोगे सर घड़ी में जो सेल पड़ती है वो तो लगभग 5-6 महीने, 3-4 महीने तो चली जाती हैं। तो भैया यहाँ पर हम लोग इसके कंपेरिजन में देखो, जैसे घर में आपके बैटर रखा है और घड़ी में सेल पड़ी है, बैटरा चलता है 10 साल तक और घड़ी में सेल आपकी चलती है सिर्फ 6 महीने। ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन करोगे तो इसका टाइम तो कम हो गया ना, इसका टाइम ज़्यादा है, इसीलिए लॉन्ग टाइम और स्मॉल टाइम मैंने लिखा है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेल मैंने बता दिया। अब यहां पर हम लोग सेल में 2 वर्ड यूज करते हैं, एक ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। आखिर ये होते क्या हैं ये समझ लेते हैं भैया, क्योंकि जब तक वर्ड का अच्छे से मतलब नहीं क्लियर होगा तब तक फिर हमारे आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, 3 वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कौन से? एक हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ भैया होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जो नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको लग रहा होगा ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता है। यहां लिख देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज वर्क और एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं होता, ये एक वर्क के फॉर्म में होता है, कह सकते हो, यह एक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, ध्यान दें, बहुत गलती करते हैं इसमें। अब ये होता क्या है, जैसे मैंने बना दो, मैं सपोज दैट ये सेल बना दी एक, ठीक है, ये पॉजिटिव है, माइनस है। अभी मैंने इसको फुल चार्ज कर दिया है, फुल चार्ज कर दिया, और अभी इसको सर्किट में हमने लगाया नहीं है। तो अगर आप अभी दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इससे तुम करंट अभी ले ही नहीं रहे ना।
तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल when cell is disconnected from the circuit, then this maximum potential difference is known as EMF of a cell. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल, लेकिन कंडीशन क्या है, when cell is disconnected from circuit, बस कंडीशन यही है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between electrode of a cell when cell is disconnected from circuit, उसी को बोला जाता है EMF of a cell. ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल e से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर, बस छोटी सी डेफिनेशन है. दूसरा वर्ड हम लोग यहां पे यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो, इसको हटा देते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस भैया क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जब हम सेल का कंपैरिजन करा रहे थे तो वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस नाम आया था. तो ये हेडिंग डाल लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ठीक है, अब देखो जरा, ये सेल है. सेल जब बनती है तो उसमें दो टाइप के हम लोग नाम ज्यादा यूज करते हैं. एक कौन कौन से, इलेक्ट्रोड, और एक यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इलेक्ट्रोड होते हैं ये दोनों, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और जो इसके अंदर ये सॉल्यूशन भरा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सेल के अंदर के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोड, ये जो रॉड होती हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड. अब देखो जरा, इंटरनल रेजिस्टेंस नाम से पता है कि आंतरिक प्रतिरोध, मतलब सेल के अंदर का प्रतिरोध. रेजिस्टेंस ऑफर्ड, तो यहां लिख देते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, भाई सेल के अंदर कौन है, एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, किसमें, करंट के फ्लो में, इन द फ्लो ऑफ करंट, इन द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड in the flow of current is known as internal resistance of a cell. ठीक है, सेल में दो चीज हैं, ये सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर सेल बनी, यही दोनों जो रास्ते, करंट के रास्ते में जो रुकावट डेवलप करते हैं वही कहलाता है भैया इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से. अब इंटरनल रेजिस्टेंस भैया जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो जरा, यहां लिख देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग क्वांटिटीज, या फॉलोइंग फैक्टर्स लिख देते हैं. ठीक है, तो पहला भैया, internal resistance is directly proportional to distance between electrodes. Internal resistance is directly proportional to the distance between electrode, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है, स्मॉल r is inversely proportional to area of electrode. ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये दूसरा फैक्टर.
तीसरा फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of electrolyte. Small r is directly proportional concentration of electrolyte. चौथा फैक्टर है भैया, स्मॉल r is inversely proportional to the temperature of electrolyte. ये भैया चार फैक्टर आपके सामने हैं। ये चार फैक्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भैया चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लेट के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल आर जो है मतलब इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आपके टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज होती है, ठीक है। ये भैया फैक्टर ध्यान कर लीजिए, क्योंकि फैक्टर से कभी कभी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, एक लास्ट और बचता है एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये क्या होता है भैया? आप कहोगे सर हैं, आप तो कह रहे थे छोटे छोटे, और ये तो काफी बड़े बड़े हैं। देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक बार जब पढ़ोगे ना तो छोटे से हो जाएंगे, ठीक है। देखो, अब हम आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अभी मैंने बनाया था सेल जब तक सर्किट से डिस्कनेक्टेड थी, तब जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो कहलाता था ईएमएफ। अब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल, कंडीशन क्या होगी? अब वो सेल सर्किट में जुड़ी होनी चाहिए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, ठीक है। अब वो सेल जो है सर्किट में कनेक्टेड होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं भैया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल से, ठीक है। होता कितना, अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहले मैंने सेल बना दी, और ये मैंने एक लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, इसका है आर। ये जो सेल था इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर इस तरीके से आई करंट यहां पर इस सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इसमें फ्लो होने वाली करंट निकालें, जरा फ्लो होने वाली करंट निकालें, तो कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। क्यों? क्योंकि सर्किट में इसका तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? आर प्लस आर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो E इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू आर। हमको तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, मतलब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल वहां पे आया, क्योंकि सर्किट में जुड़ेगा तो ये जब इसको जोड़ेंगे तो ये इफेक्टिव में आ जाएगा ना। तो यहां पर I इंटू आर क्या हो जाएगा?
v, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। ये जो भैया फॉर्मूला बना इसको ऐसे भी लिख दो, v इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यही हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो भैया यहाँ पर E इज इक्वल टू, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो V है वो ऑलवेज E से कम है। मतलब जो EMF है वो हमेशा ज्यादा है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन ये कैसे है, ओनली इन केस ऑफ डिस्चार्ज। अगर चार्जिंग का केस ले लेते हो तो चार्जिंग में भैया टर्मिनल बदल जाते हैं। बैटरी को चार्ज करते हो तो टर्मिनल आप बदल देते हो। तो भैया इन चार्जिंग केस हम लोग चार्ज कैसे करते हैं बैटरी को, जो चार्जर होता था उसका पॉजिटिव से निगेटिव से लगाते थे। ठीक है, तो चार्जिंग केस में क्या हो जाएगा, यही चीज आई आर हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इज ग्रेटर देन E, तो ये हो जाएगा चार्जिंग। ठीक है, तो ध्यान देना है कि डिस्चार्जिंग में ये है और चार्जिंग में अगर पूछा जाए तो भैया सिर्फ क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा बस। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, देखिएगा। जो भैया आपके एक नंबर में कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है, देखो सबसे पहले मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो अभी मैंने लिखा था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आर की वैल्यू निकालो जरा यहां पर, तो हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि हमने आई जो को यही तो लिखा था अभी जब इसको रिप्लेस किया था ना। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो E माइनस वी अपॉन वी, अब आर ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू E अपॉन वी माइनस वन, ये कैपिटल आर यहां कर दो। तो ये दोनों जो फॉर्मूले आपके पास आए हैं ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आए हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अब एक मैं लाइन लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना होगा। इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस आर कितना होगा, भैया हमको पता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, I P इक्वल टू, अभी मैंने निकाला था I कितना था V, या इसको E अपॉन R प्लस R इंटू आर, ये स्क्वायर था। देखो अभी जस्ट इसके पहले मैंने क्या बताया था, नेट करंट उससे कितनी फ्लो हो रही है, इतनी तो करंट फ्लो होती है सर्किट में। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको जरा ओपन कर दो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो जरा इसमें प्लस टू कैपिटल आर स्मॉल आर मैंने ऐड किया और उतना ही मैंने माइनस कर दिया, क्यों किया अभी बताऊंगा। तो P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस फोर। ठीक है, ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन
आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r। ये आ गया भैया इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस आर। वैसे तो यहीं से भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आता है फॉर मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड। मैक्सिमम पावर कंज्यूमेंस की कंडीशन क्या होगी? उस कंडीशन में भैया देखिए ये टर्म हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए नीचे वाला टर्म जितना मिनिमम होगा उतना ही तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी टर्म जो है पूरा 0 तो हो नहीं सकता, तो ये टर्म हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या आ गया, ये कंडीशन जो है आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस सर्किट से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होगी। ये कंडीशन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तब मैक्सिमम पावर मिलेगी कितनी ये तो पता होगा, किस कंडीशन मिलेगी और कितनी मिलेगी ये हमको देखना है। देखो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपान, ये टर्म तो 0 हो गया, ये बच्चा एक आर से एक आर कैंसिल आउट। ठीक है, और कुछ बस, तो हो जाएगा P इक्वल टू ई स्क्वायर अपान 4r, यानी कि मैक्सिमम पावर, इसको मैक्सिमम लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम जो पावर कंज्यूम हो रही है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये चीज ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो लिखी हुई है यही कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो भैया आज हम लोगों ने देखा छोटे छोटे जो टर्म थे, काफी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए। तो इसी के साथ ही भैया हम लोग आज का जो सेशन है यहीं पे क्लोज करते हैं। अब जो आपके सेशन होने वाले हैं बहुत गजब के होने वाले भैया, अब एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। अब हम लोग सेल को कैसे जोड़ेंगे, उसके बाद किरचॉफ लॉ क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपके पास आने वाले हैं। तो इसलिए हर वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको, क्योंकि छोटा सा भी पॉइंट अगर मिस हो गया फिर वो समझ में नहीं आना है। ठीक है, तो भैया अच्छे से रिवीजन करिए, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आपको दिक्कत करता है तुरंत पूछिए, क्योंकि मैंने डिस्कशन प्लेटफॉर्म ये इसीलिए बनाया है जो हम आपके साथ डिस्कशन कर सके, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो भैया इसी के साथ ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छी से तैयारी करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।